स्टूडेंट्स। तो लास्ट तक हमने कुछ सुपर पोजिशन मेथड के क्वेश्चंस कराए थे मैंने लास्ट टाइम ये हमारे एक पोर्टल फ्रेम और जो क्रॉस सेक्शन चेंज होता है वहां पे भी मैंने दिखाया। और कुछ सुपर पोजिशन का मेथड के काफी लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस करा दिए मैंने। तो थोड़े इंपॉर्टेंट सवाल और है, वो मैं आज कराने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत ही जिसका स्लोप डिफ्लेक्शन का बहुत यूज आता है उसके अंदर, किसी भी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के अंदर। तो स्लोप डिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना। किसी भी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को अगर एनालाइज करना है तो स्लोप डिफ्लेक्शंस के जो तरीके हैं उससे एनालिसिस करना काफी इजी है। सो जस्ट कंसिडर दिस इज योर बीम। तो तुम्हारा बीम है और यहाँ पे तुम्हारे एक इंटरनल हिंज है बीच में जिस पर पी लोड। क्या लग रहा है? पी लोड। 1 सेकेंड। पी लोड अप्लाई है। तो तुम्हें निकालना है इसके अंदर सेंटर पे नहीं, हम ए डिस्टेंस ये ले लेते हैं, बी डिस्टेंस ये ले लेते हैं, और सेंटर पे नहीं ले रहे, हाँ ए पॉइंट, और इसको नाम ए दे दिया। ये हमारा सी, ये हमारा बी। सवाल में पूछा गया तुमसे थीटा सी एंड डेल्टा सी। दोनों सुपर पोजिशन मेथड ही चल रहा है हमारा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बहुत ज्यादा। और सबके तो काफी बस कुछ फॉर्मूला है या फिर कुछ कंसेप्ट है, वही देखना है। सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक जो हमारा मेथड है वो यही है, सुपर पोजिशन मेथड। तो इसके सवाल 3 4 और कराऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो देखो, जैसे कि मैंने तुमको बताया था लास्ट क्लास में, हिंज पे क्या होता है? मोमेंट रिलीज होता है। हिंज का मतलब क्या है? मोमेंट रिलीज, इंटरनल हिंज। अगर ये मोमेंट रिलीज है तो यहाँ पे क्या आता है? सिर्फ एक रिएक्शन आएगा, शियर फोर्स ही आता है, बताया था मैंने बीम के अंदर। तो जब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, जस्ट कंसिडर इट दैट आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। मैंने 2 पार्ट में कर दिया डिवाइड, जिसमें पी लोड यहाँ पे लग रहा है, और हिंज से हटा के मैंने 2 पार्ट कर दिया अलग अलग। ये हमारा बी लेंथ है और ये हमारा ए। तो देखो, जब मैंने यहाँ पे हिंज हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा? एक रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट सेम। ये मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर तक, इक्वल अपोजिट आता है। और इसको याद भी रखो, अगर कोई हिंज होता है तो वहां पे बस रिएक्शन आएगा सेम। हिंज पे क्या आता है? रिएक्शन, क्योंकि वहां पे सिर्फ मोमेंट रिलीज है, शियर फोर्स रिलीज नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होगा केस। अब बताओ, जैसे जैसे बीम डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, तो देखो इस बीम के अंदर जो डेल्टा आएगा वो इस बीम के हिसाब से भी डेल्टा सेम आएगा। मतलब एसी जो बीम है, बीम नंबर एसी एंड बीम नंबर बीसी, नंबर मींस एलिमेंट, ठीक है। बीम एसी एंड बीसी दोनों में जो डिफ्लेक्शन आएगा सी पे, जो डेल्टा ऑफ यहाँ पे आएगा वही डेल्टा ऑफ क्या होगा? यहाँ पे होगा, बराबर होंगे। तो वही मैं कंसेप्ट यूज में ले रहा हूँ, वही कंसेप्ट यूज में लूंगा। समझ गए मेरी बात? कि यहाँ पे सी कहाँ पे है? सी बिल्कुल मिड पे है, ये रहा हमारा सी। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कहाँ पे? पहले वाले बीम में, बीम नंबर ए एंड सी, और बी एंड सी के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट बीम नंबर 2 बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा सी वन होगा वही क्या होना चाहिए? डेल्टा सी टू। समझ गए मेरी बात? डेल्टा सी वन किसके बराबर होगा? डेल्टा सी वन के, डेल्टा सी टू के। तो निकाल लो डेल्टा सी वन, पहले वाले का निकालो। पहला वाला बीम हमारा कैसा है देखो। पहला वाला बीम हमारा है कि यहाँ पे एक पी लोड लग रहा है और इसके अपोजिट एक आर लग रहा है रिएक्शन। यहाँ पे ए लेंथ है। तो देखो नेट फोर्स कितना हो गया? मान लेते हैं कि पी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल क्या मान लिया मैंने? पी ज्यादा मान लिया। तो नेट कितना आएगा? पी माइनस आर। क्योंकि एक ऊपर लग रहा है एक नीचे, तो नेट नीचे मैंने क्या माना? पी ज्यादा मान लिया। फॉर एग्जाम्पल पी ज्यादा है, नहीं हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, बस ये कोई सोचने की दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ज्यादा नहीं सोचना। तो देखो, अगर कोई लोड लग रहा हो ए डिस्टेंस पे तो कितना आता है डेल्टा? कौन सा बीम है हमारा? नंबर बीम नंबर 1। तो डेल्टा सी वन कितना आएगा? पी एल क्यूब बाई 3 ई आई। एल कितना है? ए। और पी कितना हो गया? पी माइनस आर। ठीक है। अब दूसरा बीम, पहला बीम हो गया। दूसरा बीम देखो क्या है हमारे पास? बी है और एक आर लग रहा है। क्या लग रहा है? सिर्फ एक आर। ये हमारा बीम हुआ, फिक्स बीम, जिसमें आर लग रहा है एक फोर्स, बी डिस्टेंस है बीम की, लेंथ है।
तो यहाँ पे डेल्टा सी टू कितना आ जाएगा, आर एल में हमारा क्या आ जाएगा, बी, और एच पर अवर कंडीशन व्हाट इज डेल्टा सी वन इजकल टू डेल्टा सी टू, इनको इक्वल कर दो, पी माइनस आर ए क्यूब बाई थ्री ई आई आर बी क्यूब अपॉन थ्री ई आई, इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास देखो एंड सो ए क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू पी इज इक्वल टू आ जाएगा आर, ये हमारा आर आ जाएगा, समझ गए, ये हमारा क्या आ जाएगा, आर रिएक्शन, ए क्यूब बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू पी मल्टीप्लाई में पी, आर आ गया, आर आ गया तो तुम क्या निकाल सकते हो, डेल्टा सी निकाल सकते हो इजिली, क्या होगा डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा सी वन और डेल्टा सी टू दोनों बराबर है, सारी चीजें बराबर है, बराबर है तो कोई सा भी ले लो, या तो आर बी क्यूब अपॉन थ्री ई आई से निकाल लो, या पी माइनस आर ए क्यूब अपॉन इससे निकाल लो, बराबर ही आएगा, अलग तो आएगा नहीं क्योंकि इससे हमने आर निकाला है, आर की वैल्यू डाल दो कितना है, ए क्यूब बी क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय वो थ्री ई आई, तो ये तुम्हारा आ जाएगा डेल्टा सी, क्या आ जाएगा तुम्हारे, डेल्टा सी आ जाएगा, तो ठीक है, ये तुम्हारे डेल्टा सी आ गया। इसके बाद देखो अगर कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो तुम देख सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वैसे तो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, पी भी आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, पी भी आ रहा है एंड ओके, सो डेल्टा सी वन इज इक्वल टू डेल्टा सी टू, ओके ओके ओके। एक बात और मुझे यहाँ पे समझानी दो, बात यह है कि हमने डेल्टा सी वन सी टू बराबर है, बट हमने निकाला क्या है, डेल्टा सी, अब ये प्लस होगा या बराबर होगा ये सोचो एक बार, क्योंकि हमने तो इक्वल करा है, लेकिन बराबर होगा प्लस होगा, ये तुमको सोचना पड़ेगा इसके अंदर, बराबर है उसमें कोई गलत नहीं है, बराबर तो मैं बोल ही नहीं रहा गलत होगा, बट जो डेल्टा सी टू और डेल्टा सी वन है वो उनको जोड़ना है या फिर उनको इक्वल लिखना है, तो इक्वल लिखना है ध्यान रखना, क्योंकि दोनों का इफेक्ट पूरी बीम पे आएगा, तो ये इसकी वजह से भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और इसकी वजह से भी क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, नेट रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देना, तो देखो डेल्टा सी वन और डेल्टा सी टू बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ डेल्टा सी टू, वही बात है, डेल्टा सी टू इसको भी डेल्टा सी टू लिख दिया मैंने, बराबर है इसलिए, तो जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, टू टाइम्स ऑफ डेल्टा सी टू, तो टू यहाँ पे आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा रह गया था मेरी तरफ से जो बताना था, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, डेल्टा सी आ गया, ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया कहाँ पे, सी पे, अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं थीटा, थीटा निकालते हैं, देखो ऐड कलर ले लेते हैं, चलो भाई थीटा निकालते हैं, बताओ, थीटा भी दोनों का नेट इफेक्ट आएगा, समझ गए मेरी बात, डेल्टा से भी नेट है तो थीटा भी नेट आएगा, नेट निकाल लो, सी वन पहली वाली कंडीशन में निकालो, तो पहले वाले में क्या है, थीटा सी वन कितना आएगा, पी माइनस आर ए स्क्वायर बाई टू ई आई, और थीटा सी टू कितना आएगा, आर बी स्क्वायर अपॉन टू ई आई, बस ध्यान ये रखना कि ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, तो इसमें जो थीटा है वो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, सी वन, तो ये कैसा है, ये है क्लॉकवाइज, और ये कैसा आएगा, ये भी डिफ्लेक्ट होगा, ये कैसे डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे, तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो अलग अलग है, जब इनको तुम ऐड करोगे टोटल निकालना है, तो एक को पॉजिटिव ले लो और एक को नेगेटिव, देखो पॉजिटिव किसको लिया है, क्लॉकवाइज को, तो जो आंसर आएगा उसको भी क्या लिख देना, क्लॉकवाइज, ब्रैकेट में लिख देना क्लॉकवाइज, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू डाल देना इधर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आर की वैल्यू यहाँ से डाल दो, सोल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका डेल थीटा सी का। अब इसका एसएफडी पीएमडी बनाने को पूछ सकता है, तो ये एनालिसिस का तरीका है, देखो हम एनालाइज नहीं कर पाते इसको अगर हम सिंपल किसका यूज लेते हैं, हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन का, क्यों, देखते हैं, देखो मैं तुमको डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी पहले बताया हुआ है, तो उसी का यूज करते हैं, वर्टिकल लोड के, वर्टिकल लोडिंग के से कितने रिएक्शन आते हैं, आप सिर्फ दो आते हैं, बता चुका हूँ पहले, एक ऊपर
एक मोमेंट, सेम ऊपर, एक मोमेंट, कितने हो गए? चार अननोन। कितने हो गए? चार अननोन। उसके बाद हमारे पास सोल्व करने के लिए इक्वेशन कितनी है? थ्री तो हमारे, हाँ, सिर्फ वर्टिकल लोडिंग के लिए सिर्फ कितनी इक्वेशन होती है? समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ जेड, ये बता चुका हूँ मैं। और एक जो इंटरनल इंज है, इसकी वजह से भी एक इक्वेशन आएगी, कौन सी? मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट जीरो है। तो प्लस वन और आगे, तो कितना हो गया? थ्री। अब देखो अननोन से आ रहे हैं, इक्वेशन तीन है हमारे पास सोल्व करने के लिए, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? ये तरीका यूज में लेना पड़ता है, कौन सा? स्लोप डिफ्लेक्शन का। तो स्लोप डिफ्लेक्शन से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी स्ट्रक्चर को, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर उसमें एक या दो, मतलब डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर पे कैसा स्ट्रक्चर है, एक या दो इंडिटरमिनेसी हो तो सोल्व कर सकता है। एक तो कर ही देगा कम से कम, दो का नहीं हुआ तो वन डिटरमिनेसी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, किसको? स्ट्रक्चर को, विद द हेल्प ऑफ आवर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड्स। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर ही हो गया, जो मैंने करा दिया आपको। इसके बाद अगला वाला आपके लिए होमवर्क है, मैं बना देता हूँ इधर। तरीका सेम है, कर सकते हो, इजी, कोई हार्ड नहीं है। फर्क इतना है सिर्फ, यूडीएल है। फर्क इतना ही यूडीएल है, और वही इंटरनल रेंज इस बार भी है। ए डिस्टेंस यहाँ पे, बी डिस्टेंस यहाँ से, यूडीएल हो गया डब्ल्यू, किलो न्यूटन पर मीटर। ऑर्डिनेट्स के नाम दे दो, जस्ट फॉर इस, दिस इज अवर ए बी एंड सी। समझ गए? वही सेम काम करना है, वापस से पी आर वो सब कुछ करके दो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। कैसे करोगे? पहला पार्ट ये, जिसमें तुम्हारा रिएक्शन एक तो ऊपर आएगा इंच का, और एक नीचे। यूडीएल अभी भी रहेगा। ये तुम्हारा बी हो गया, ये तुम्हारा ए हो गया, डब्लू, डब्लू, सी, सी। ठीक है, सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, कैलकुलेशन तुम कर लेना। इसमें निकालोगे डेल्टा सी वन, पहला वाला बीम दे देते हैं इसको, पहला, दूसरा। डेल्टा सी वन कैसे निकालोगे? देखो डब्लू के से नीचे आएगा, तो नीचे हम कैसे ले लेते हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि ऑल ओवर जो बीम हमारा कैसे आने वाला है? नीचे आने वाला है। कैसे आएगा? नीचे ही आएगा, ऑल ओवर बीम, पूरा बीम। तो डेल्टा सी वन नीचे आ रहा है, तो नीचे मानते हैं, तो देखो डब्लू के से नीचे आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। यूडीएल के से डब्लू एल फोर। अब एल फोर तो नहीं है हमारे पास, ए है, अपॉन एट ई आए। माइनस करो, क्यों? क्योंकि आर इसको कहाँ ले जाना चाहता है? ऊपर। ऊपर ले जाएगा तो ऊपर वाले को नेगेटिव ले लेते हैं। नीचे डाउनवर्ड पॉजिटिव, मेरा जो मैंने साइन कन्वेंशन लिया है वो ये लिया है। किसके लिए? वाई के लिए, डिस्प्लेसमेंट। वाई मीन डेल्टा, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ हो गया? नीचे डब्ल्यू कैसे, यूडीएल कैसे, आर कैसे, कहाँ आएगा? ऊपर। तो किसी भी लोड कैसे क्या आता है? पी एल क्यूब बाई थ्री आई। थीटा सी वन निकाल सकते हो, दोनों का इफेक्ट देगा वापिस, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, सेम। यहाँ से निकाल सकते हो डेल्टा सी टू। सिर्फ डब्ल्यू है और कौन है? आर। तो डब्ल्यू भी नीचे लेके जा रहा है, डब्ल्यू भी नीचे ही लेके जा रहा है, और आर भी कहाँ लेके जा रहा है? नीचे, ये भी नीचे लग रहा है, तो प्लस हो जाएगा इस बार। और थीटा सी टू, दोनों का इफेक्ट पॉजिटिव आएगा यहाँ पे भी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारी इच्छा है। तो चार चीजें आ गई, चारों चीजें। डेल्टा सी वन बराबर कर देना डेल्टा सी टू के। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से तुम्हारा आएगा आर अननोन, किसकी फॉर्म में? डब्ल्यू की फॉर्म में। उसके बाद तुम क्या निकालो? सी टू सी वन एंड थीटा सी ऑल ओवर। साइन के अकॉर्डिंग देख लेना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लो, और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सोल्व कर लो, इजी है। तो आराम तुम सोल्व कर सकते हो इसको। देखो यही जो चैप्टर है, इसी में इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है सवालों की। एक दो ही चैप्टर है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। पहला तो यही हुआ, इसमें काफी प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। प्रैक्टिस करोगे तो ही इसमें काम आएगा तुम्हारे आगे कंसेप्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ये अगला सवाल है। ये काफी तुमको गेट ईएससी में काफी मिलेगा देखने के लिए। गेट ईएससी में तुमको काफी बार मिलेगा। ये लेंथ एल है, पहला वाला सेगमेंट, दूसरा वाला भी एल है।
अब देखो ये मैंने क्या बनाया, रिजिड। मैंने क्या बनाया, रिजिड। ये हमारा क्या है, रिजिड सेक्शन है एल लेंथ का। अगर रिजिड है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मींस फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, ध्यान रखना। किसी भी रिजिड पोर्शन के लिए हमेशा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है, मीन्स वो बैंड ही नहीं कर सकता। ये ऐसा पोर्शन है जो बैंड नहीं होगा। बैंड नहीं होगा तो उसके पास फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितनी है, इन्फिनिटी। समझ गए। तो जैसे जैसे रिजिडिटी बढ़ती है, जैसे जैसे रिजिड होता है, वैसे वैसे EI भी क्या करता है, बढ़ता है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट है कुछ वर्ड के अकॉर्डिंग। तो तुम्हें क्या और तुम्हारा जो लोड है एक, वो मैं बना देता हूँ इधर, इसको थोड़ा साइड करते हैं। ओके, ये रिजिड हो गया। और यहाँ पे तुम्हारा कोई डब्ल्यू लोड लगा हुआ है एंड पे, ठीक है। इसकी मॉडुलस ऑफ ये, हाँ, फ्लेक्सर रिजिडिटी कितनी है, EI। और इसकी कितनी है, EI इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर ये बैंड होगा तो ये हमेशा, ये जो पार्ट है हमेशा स्ट्रेट रहेगा, इसका मतलब ये है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसमें पहले ऑर्डिनेट का नाम दे देता हूँ, ABC। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थीटा निकालना है क्यू पे, क्यू, थीटा बी पे। सवाल है तुम्हारा, थीटा बी निकालना है, डेल्टा बी निकालना है, एंड देन थीटा सी निकालना है, एंड देन डेल्टा सी। दोनों पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, दोनों पे निकालना है स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। पहले किस पे निकालना, बी पे। तो बी पे निकालना तो पूरे सिस्टम को कहाँ पे ले जाओ, बी पे ले जाओ, बोल रखा है पहले। पूरे सिस्टम को कहाँ ले जाना पड़ेगा, बी पे। तो मैंने पूरा लोड क्या करा, डब्ल्यू को यहाँ पहुंचाया। और इसका एक मोमेंट आया कितना, W × L। समझ गए। W × L मोमेंट आया, L लेंथ है। तो निकाल लो सी पे, मीन्स बी पे आ जाएगा, डेल्टा बी आ जाएगा, कितना आएगा, W L³ / 3 EI प्लस, क्योंकि इसकी रिजिडिटी कितनी है, ये। एंड मोमेंट की वजह से क्या होता है, ML², ML² / 2 EI। इसको सोल्व कर लो, थीटा भी डेल्टा भी आ जाएगा। थीटा पे भी सेम, लोड की वजह से PL² / 2 EI, मोमेंट की वजह से ML/EI, ML/EI। सोल्व कर लो, ये भी आ जाएगा। हो गए। अब आते हैं सी पे। सी पे आने के लिए क्या करोगे, बताओ। सी पे आने के लिए क्या करोगे, इस बार काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, काफी ज्यादा। सी पर आने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें सोचो। चलो, सोचा है तो अच्छी बात है। देखो, जब ये बैंड होगा, पहली बात तो पहले बैंडिंग की मैं सिचुएशन दिखाता हूँ। तो यहाँ से तो ये ऐसे बैंड हुआ, और फिर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट होगा। बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला स्ट्रेट रहेगा, ध्यान रखना। तो जो तुम्हारा थीटा यहाँ पे बना है, थीटा एट बी, वो ही तुम्हारा कहाँ पे बनेगा, थीटा एट सी। तो ये तो तुम्हारा एक पॉइंट होगा क्या, कि थीटा बी बराबर कितना होगा, थीटा सी। अब आते हैं डेल्टा पे। तो डेल्टा कैसे निकालोगे, ये क्या था हमारा, ये हमारा क्या है, डेल्टा बी। ये कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है, L। सो L × थीटा बी, थीटा सी। थीटा सी एस बी वही लिखो, एक ही बात है, बराबर है। इन दोनों को जब सोल्व ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, डेल्टा एट सी आ जाएगा। तो कर लो इसको, डेल्टा बी प्लस थीटा सी × L। तो जब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट सी। ठीक है। तो ये तुम्हारे सवाल हो गए, ये वाला भी कर लोगे आराम से। ये निकाल लो, इक्वल कर दो, यहाँ पे वैल्यू डालो, सोल्व कर लोगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, ये भी हो गया। अब इसी का अपोजिट देता हूँ। इसी का अपोजिट देखो, सवाल काफी कराऊंगा। कोर्स मैं चाहता हूँ स्लोप डिफ्लेक्शन का कोर्स काफी शानदार बने इसके अंदर। यही एक कोर्स है जो मैं अच्छे से दे रहा हूँ तुमको करने के लिए। क्योंकि यही तुमको जो है, गेट ESE किसी में भी मार्क्स दिलवा सकता है, और तुम्हारे सेमेस्टर में भी एज वेल एज, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज रहता है इसका। इस बार रिजल्ट तुम्हारा ये पोर्शन है, लोड वापस सेम, P लग रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट के नाम CBA। ठीक है।
तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें थीटा सी निकालना है और डेल्टा सी निकालना है और मोमेंट निकालना है ए पे। मोमेंट एट ए, थीटा सी, डेल्टा सी, थीटा बी एंड डेल्टा बी। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत कंसेप्चुअल चीज बता रहा हूँ। ये हमारा क्या फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट पे क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू जीरो। बताओ फिक्स सपोर्ट पे क्यों थीटा जीरो होता है? क्योंकि वो बैंड होने ही नहीं देता अपने पास में। बैंड ही नहीं होने देगा। अगर वो बैंड नहीं होने देगा तो उसका मतलब क्या है? बैंडिंग नहीं है, और बैंडिंग नहीं है तो मतलब क्या है? उसके पास इनफाइनाइट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। सपोर्ट के पास होती नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली होता है। मतलब बताने के लिए, तुमको समझाने के लिए रिलेट कर रहा हूँ बीम को और सपोर्ट को। तो ये जो तुम्हारा बीम है, ये किसकी तरह है? ये फिक्स सपोर्ट की तरह है, ध्यान रखना। किसकी तरह है? फिक्स सपोर्ट मीन्स फ्लेक्सर। इसकी कितनी है फ्लेक्सिबिलिटी? इन्फिनिटी है। तो ये भी हमारा क्या है? सपोर्ट की तरह। तो यहाँ पे तो थीटा बनेगा, क्योंकि अब ये तो बैंड होगा ही नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ, ये वाला पोर्शन कभी बैंड नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बैंड हो नहीं सकता, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। तो पूरा ये किसकी तरह हो गया? ये फिक्स सपोर्ट की तरह हो गया पूरा पोर्शन। पूरा पोर्शन फिक्स सपोर्ट की तरह हो गया, तो यहाँ तक तो बैंड होगा नहीं, फिर यहाँ से बैंड होना स्टार्ट करेगा ऐसे। समझ गए? तो बताओ थीटा बी क्या रहा? जीरो। डेल्टा बी भी कितना रहा? जीरो। कितना ही जोर लगा लो, क्योंकि इसकी इन्फिनिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी, बैंड ही नहीं होगा। बैंड नहीं होगा तो ना डिस्प्लेसमेंट आएगा ना कुछ। ठीक है। तो हमारा जो बी वाला पोर्शन है ये हो गया। सी पे निकाल लो। तो ये हमारा क्या है? ये फिक्स सपोर्ट को तुम यहाँ पे भी क्या कर सकते हो? ट्रांसफॉर्म। एक ही बात है, तो इसको यहाँ ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म करा तो क्या मिलेगा? पी लोड लग रहा है कहाँ पे? ये तुम्हारा बी हो गया, ये तुम्हारा सी हो गया, ये तुम्हारी एल लेंथ हो गई। सी पे निकाल लो थीटा। कितना होगा? पी एल स्क्वायर बाई टू ही है। और डेल्टा निकाल लो, पी एल क्यूब बाई थ्री है। मोमेंट कितना आएगा ये पे? कितनी लेंथ दूर लग रहा है? टू एल। कितना है पी? कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज। तो इसको रजिस्ट करने के लिए कैसा देना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो मोमेंट एट ए कितना आएगा? टू टाइम्स ऑफ पी एल। कैसे? पी मल्टीप्लाई बाय टू एल। समझ गए? पी मल्टीप्लाई बाय टू एल। तो ये पॉइंट क्लियर है मेरे हिसाब से सभी को। ये सवाल हो गया, कंसेप्चुअल था इसके अंदर, इसलिए थोड़ा बता दिया। अगला सवाल। अच्छा वाला सवाल लेके आए हैं एक तुम्हारे लिए। पी लोड लग रहा है इस सपोर्ट पे। मीन्स ये जो रोलर है इसी पे लग रहा है, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए चलो करते हैं। बताओ, एक रोलर से तुम क्या समझते हो? क्या है इसका मतलब इसमें? और मैंने इसको कैसा रोटेट कर दिया? इसको मैंने घुमा दिया, तो ये कैसा हो गया? ऐसा। ठीक है। और मैंने एक और चीज ऐसी देखी हुई है कहीं, वो है ये। क्या फर्क है इसके अंदर? देखो एक बार समझो। इस सपोर्ट के अंदर और इस सपोर्ट के अंदर, इन दोनों में ज्योमेट्री का फर्क है या फिर कुछ कंसेप्चुअली भी फर्क है? तो देखो क्या फर्क है इसका, मैं बताता हूँ। ध्यान रखना। यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो ये जॉइंट, एक तरह से जॉइंट है, तो यहाँ पे मोमेंट जीरो नहीं होगा। मोमेंट जीरो नहीं होगा, बट एक्स में ट्रांसलेट कर सकता है। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा? जीरो। बट वाई में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें कहाँ कहाँ पे रिएक्शन आएगा? रिएक्शन कहाँ कहाँ पे आएगा? एक तो ऐसा, और एक ऐसा। समझ गए? दो रिएक्शन आएंगे इस वाले सपोर्ट पे। और रोलर तो तुम जानते हो पिन सपोर्ट है, तो रोटेट भी कर सकता है। तो मोमेंट तो जीरो हो गई। इसमें भी एफ एक्स क्या है? जीरो है, क्योंकि रोल रोल कर सकता है इधर उधर कहीं पे भी। और एफ वाई आते ही रिएक्शन पता होता है इसके अंदर, तो इसमें रिएक्शन कहाँ पे आएगा? अपवर्ड। कहाँ पे आएगा? अपवर्ड। इतना सा फर्क है बस। किसका फर्क है फिर? सिर्फ इस ज्योमेट्री का, क्योंकि यहाँ पे हिंज नहीं है। तो यहाँ पे मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स थीटा क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि ये किसकी तरह? फिक्स सपोर्ट की तरह। ये ध्यान रखना, बिल्कुल फिक्स सपोर्ट है। मैंने क्या करा? इस फिक्स सपोर्ट को ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ। क्या कर दिया मैंने?
रोलर चिपका दिए ताकि ऊपर नीचे मूव हो सके, बट है भी अभी फिक्स ही है। सिर्फ रोलर लगा दिया, रोलर से क्या हुआ, ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे, मीन्स उस डायरेक्शन में इसके पास कोई रिएक्शन नहीं आएगा। उस डायरेक्शन में इसके पास कोई रिएक्शन नहीं आएगा, सिर्फ इतना सा अंतर है ये दोनों सपोर्ट्स के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं गाइडेड रोलर, इस सपोर्ट का नाम है गाइडेड रोलर। ये नोट कर लेना, किसी को नोट करना है तो पोस्ट करके ना। सपोर्ट का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये वाला सपोर्ट कौन सा है? गाइडेड रोलर सपोर्ट। तो ये सपोर्ट का नाम है। ठीक है। तो गाइडेड रोलर हो गया, चलो आगे चलते हैं। तो सोल्व करना है इसको हमें। तो देखो, रोल कर सकता है मतलब ये क्या है, यहाँ पे देखो फिक्स है और यहाँ पे भी फिक्स है। तो ये तो कंफर्म है, यहाँ पे थीटा तो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये ऐसे बैंड होके, ऐसे नहीं यार, सही बन रहा था, खराब हो जाता है आते आते। तो ये ऐसे बैंड होके क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे थीटा तो इसको जीरो ही मेंटेन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थीटा इसमें चेंज नहीं होगा, वो 90 डिग्री यहाँ पे है तो जॉइंट यहाँ पे भी 90 रहेगा, थीटा में कोई चेंज नहीं होगा। बताओ, मैंने क्या बताया, मोमेंट नहीं होता इसके अंदर जीरो, बताया था ये वाला। तो मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो अगर मैं ये रोलर को हटाऊंगा, इसको तो मैं हटाऊंगा, याद है जैसे मैंने इंटरनल लेंस को हटाया था, क्या किया था, एक रिएक्शन अपोजिट लगा दिए थे सेम। जब मैं रोलर को हटाऊंगा, तो रोलर को हटाऊंगा तो मोमेंट चला जाता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें मोमेंट रोकता है, मोमेंट बचता है ना, बचेगा ही मोमेंट। क्योंकि हमने एक्स डायरेक्शन फोर्स तो ले नहीं रहे, वाई का ले रहे हैं और मोमेंट ले रहे हैं। जिसमें से मोमेंट, जिसमें से क्या हुआ, वाई तो हमने जीरो कर दिया, क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे रोल कर सकता है तो रिएक्शन तो आएगा नहीं वाई के अंदर, तो आर वाई तो कितना हो गया, जीरो। एफ वाई बचा गया एम। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ मोमेंट ही आएगा। क्या आएगा, सिर्फ मोमेंट। तो मोमेंट ही आएगा, तो हम इसको अब हटा के देखो चेंज करते हैं। देखो, अगर मैंने ये रोलर सपोर्ट हटाया यहाँ से, ये मैंने ऐसे हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, तो क्या क्या आएगा, एक तो लोड है पी, बट इसको रजिस्ट करने के लिए मोमेंट, एक मोमेंट आएगा कितना, एम मान लेते हैं। अब एम की डायरेक्शन कैसे सोचोगे, ये सबसे बड़ा मेन मोटिव है, एम की डायरेक्शन तुम कैसे निकालोगे। क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी, इनमें से कौन से लेनी है एम की डायरेक्शन, यही सोचना पड़ता है सबसे ज्यादा। तो कैसे होगा, देखो जिस तरफ इसका एंगल बनने की कोशिश कर रहा है, किस तरफ एंगल बनने का ट्राई कर रहा है ये, यहाँ पे ऐसा, ये चाहता है कि इसका इतना एंगल बन जाए। ये यहाँ पे भी चाहता था, ये यहाँ पे भी चाहता था कि कुछ एंगल बन जाए, कैसा, ऐसा, ऐसे बन सकता है इस केस में, जब ये नीचे आ रहा है। तो इसी एंगल को रजिस्ट करने के लिए इसने एक मोमेंट लगाया, इसी के उल्टा, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट आया कितना, एम। तो कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। तो जब मैं इसको अलग से लिखूंगा, तो ये कैसा आएगा फोर्स इस पे, तो ये हमारा आएगा ऐसे, कि एक लोड लग रहा है कितना, पी, इसको रजिस्ट करने के लिए मैंने सपोर्ट हटा दिया, रोलर सपोर्ट, गाइडेड रोलर, तो क्या आ गया, एम। कितनी लेंथ पे, एल लेंथ पे। अब देखो जब ये नीचे गया, जब ये नीचे गया तो क्या रहा, जीरो, थीटा हमारा क्या रहा, जीरो। तो हमको एक चीज पता है यहाँ से कि थीटा जीरो रहेगा, ये हमको पता है। थीटा क्या रहेगा, जीरो। कहाँ पे, बी पे। तो बी पे किस किस की वजह से थीटा आ रहा है, एक तो पी की वजह से आ रहा है। तो पी की वजह से तो कैसे आएगा, पी की वजह से आएगा क्लॉकवाइज। और एम की वजह से कैसे आएगा, एम कहाँ पे ले जा रहा है इसको, ऊपर ले जा रहा है, कैसा मोमेंट दे रहा है, ऊपर। तो एम इसको ट्राई करेगा कि ऐसा उड़ जाए। तो एम की वजह से कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक तो पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव। जब जीरो ही होना है तो एक तरफ क्या करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव रख लेते हैं और एक तरफ नेगेटिव रख लेते हैं। तो जीरो है तो तभी तो एक साथ जीरो हो जाएगा, तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है आराम से। तो पी की वजह से क्या आया, पी एल स्क्वायर बाई टू ई आई। और मोमेंट की वजह से क्या आता है, एम एल अपॉन ई आई। सोल्व कर लो, इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, मोमेंट ही नहीं पता हमको यहाँ पे। एम आ जाएगा, कितना आएगा एम, एल से एल गया, पी एल बाई टू, ये तुम्हारा मोमेंट आ गया। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, मोमेंट। मोमेंट आते हैं, तुमसे क्या पूछा है, डेल्टा पूछा है, कि डेल्टा कितना है। क्या पूछा है, डेल्टा एट सी। तो थीटा एट भी निकाल लोगे अब आराम से, जीरो है वो, तो जीरो हो गया, निकालना गया है। अब तुमसे डेल्टा पूछा है, डेल्टा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई डेल्टा, बताओ। दोनों का कर दो सुपर इम्पोज, डायग्राम दिख ही रहा है। तो पी की वजह से डेल्टा कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, डेल्टा एट बी।
नीचे आ रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाला पॉजिटिव, तो PL³/3EI माइनस एम की वजह से कहाँ जा रहा है ऊपर, तो ऊपर आएगा तो नेगेटिव ले लिया, ML²/2EI, एम की वैल्यू डाल दो, PL³/3EI माइनस एम की वैल्यू कितनी है, PL/2 L²/2EI, तो ये कितना आएगा, 1/3 कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा और 2 to 4, 1/4 यहाँ पे, एंड PL³/EI, तो इसको सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी, सोल्व तो लो, मैं ही कर देता हूँ, 1/12, सो 1/12 PL³/12EI, ठीक है, ये तुम्हारा आएगा थीटा बी, डेल्टा बी यहाँ लिख रहा हूँ, PL³/12EI, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी मेरी तरफ से लास्ट, शायद फ्रॉम माई साइड इट्स लास्ट, ओके, लास्ट सवाल कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम एंड करते हैं इसको, हमारे सुपर पोजिशन मेथड को, फिर आगे चलेंगे। तो लास्ट सवाल है, वो मैं तुमको करा देता हूँ, देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये गेट ESC के लिए मान लो एक तरह से, क्योंकि हो सकता है सेमेस्टर में नहीं दे, सेमेस्टर में कम चांसेस है। ये यार, ठीक है, इसकी स्टिफनेस के है, स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, के स्टिफनेस, यहाँ पे पी लोड लग रहा है और उसकी लेंथ है L, दोनों तरफ L, समझ गए, दोनों तरफ LL है, तुमको इसको एनालाइज करना है, बस एनालाइज में जो जो तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो, कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा, स्प्रिंग में कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा, ये सब चीजें निकालनी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे निकालोगे, देखो, एक स्प्रिंग है, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, कैसे, तुम्हारे एक तो बीम, और तुम्हारी स्प्रिंग, और तुम्हारा एक और वापस से बीम, तो देखो हो क्या रहा है, कोई पी फोर्स है, लेकिन क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, कौन, स्प्रिंग रेजिस्ट कर रहा है इसको, तो एक कॉन्ट्रैक्शन, एक, देखो रेजिस्ट कर रहा है कौन, स्प्रिंग, तो स्टिफनेस इसके पास भी है, तो ये रेजिस्ट करेगा इसको नीचे आने के लिए, तो इसने फोर्स लगाया कोई आर, उसी का अपोजिट इस पे लगेगा, क्योंकि इसमें तो क्या आना है, कॉन्ट्रैक्शन आना है, आर आर दोनों साइड सेम, फिर ये भी यहाँ पे क्या लगाएगा, थोड़ा फोर्स आर, ठीक है, लेंथ एल, लेंथ एल, तो देखो यहाँ पे नेट कितना आएगा, डेल्टा, पहले पॉइंट पे, सो डेल्टा एट वन कितना होगा, पी और आर अपोजिट है, तो P - R कर दो, क्योंकि आना तो नीचे ही है। अगला डेल्टा टू मीन्स स्प्रिंग में, बताओ के स्टिफनेस है, फोर्स आर है, तो R/K हो जाएगा, लो तीसरे पे आओ, डेल्टा 3 कितना आएगा, आर, क्योंकि आर ही लग रहा है बस, एक फोर्स, RL³/3 है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना कि जितना ये नीचे लेके आया, उसको इसने रेजिस्ट करा, और किसने रेजिस्ट करा, इसने, सो जो डेल्टा 1 जो वो देना चाहता था, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, यहाँ से ये तुमको समझना है, जो वो रेजिस्टेंस दे रहा था तुमको स्प्रिंग, उसमें क्या आने वाला है, उसमें क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, बट वो किस किस के इक्वल होगा, दूसरे में जितना हो उतना, और थोड़ा बहुत किस में हो, तीसरे में, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो ये सारी चीजें यहाँ तुम पुट करोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, इसको सोल्व करना, आर की वैल्यू निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आर की वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, तो आर निकाल लोगे, तुम्हारा तुमसे पूछा है, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ सिस्टम, इसको तुमने कभी सुना होगा, देखो ये कोई सिस्टम है, और मैंने कहीं पे एक पी लोड लगा दिया, कहीं पे भी कोई भी लोड लगाया, मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरे सिस्टम की स्टिफनेस कितनी है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस, वो किसके इक्वल होगी, जहां पे तुमने लोड लगाया उसको लिखो ऊपर, और उस पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको लिखो नीचे, तो P/Δ1, ये ध्यान रखना, P/Δ1 होता है, तो P हमने निकाल, Δ1 हमने निकाला हुआ है, कितना है, P - R, और जब तुम इसमें रखोगे, यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा, तो पुट कर देना, P - R L³/3EI, तो इसको सोल्व करोगे, तुमको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव मीन इक्विवेलेंट स्टिफनेस, ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट चीजें जो कुछ मैंने इसमें तुमको बता दिया।